एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बेखौफ अपराधियों ने मुखिया पति को गोली मारकर कर दी हत्या। सुबह सुबह घटना को दे दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर से शिवहर तक मचा कोहराम। मुर्गा कारोबारी के स्टाफ को गोली मारने वाला शूटर गिरफ्तार। बहुत जल्द पुलिस ने कर दिया पूरे मामले का उद्भेदन। और दोनों पैर गंवाने के बाद भी नन्ही बच्ची नहीं हारी हिम्मत, संजोए रखी है बड़े अधिकारी बनने का सपना। पिता का मिल रहा है भरपूर साथ। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार में अपराधी जब चाहे जहां चाहे आम से लेकर खास तक की हत्या कर सकते हैं क्योंकि अपराधियों को खाकी का खौफ मानो खत्म हो गया हो। मुजफ्फरपुर के पड़ोसी जिले शिवहर में बेखौफ अपराधियों ने मुखिया पति सुबोध राय को गोलियों से भून दिया जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना श्यामपुर रामबन रोहुआ गांव की है। सोमवार की अहले सुबह हुई इस मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सुबोध राय को अपराधियों ने 4 गोली मारी है। बताया जा रहा है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे। इसी दौरान पंकज सिंह के दरवाजे पर खड़े होकर बात करने लगे। तभी बाइक सवार 4 अपराधियों ने सुबोध राय के पास आकर गाड़ी रोक दी और पहले उनके पैरों को छूकर प्रणाम किया। उसके बाद अपराधियों ने सुबोध राय को गोलियों से भून दिया। सुबोध राय 3 बार से मुखिया है। इस बार उनकी पत्नी मुखिया बनी है। इससे पूर्व भी सुबोध राय के पिता और भाई समेत कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। मृतक सुबोध राय के पास लाइसेंसी हथियार भी था, लेकिन घटना के वक्त वह हथियार लेकर नहीं निकले थे। घटना के बाद शिवहर एसपी, डीएसपी समेत तमाम अधिकारी घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच की। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा। इधर परिवार वालों की माने तो 50 लाख रुपए का सुपारी लेकर सुबोध राय की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि इस गांव में यादव वर्सेस राजपूत के बीच हमेशा से वर्चस्व रही है।
जिसको लेकर हमेशा इस तरह का घटना होता रहता है। मुखिया पति सुबोध राय का पोस्टमार्टम मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ। हजारों की संख्या में लोग शिवहर से मुजफ्फरपुर पहुंचे। मृतक के भाई संतोष यादव ने आईजी पंकज कुमार से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। भाई संतोष यादव ने 10 लोगों को नामजद करते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल सभी आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है। इसे क्या हुआ सुबह में? सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे, साथ में हम लोग भी थे। पंकज सिंह के दरवाजे पर बैठे हैं। इसी में कुछ लोग ग्रामीण जो हैं, जो नाम अभी एफआईआर में दर्ज हुआ है, सामने हो जाएगा, वो लोग आए और गोली चलाया। वहीं पे रास्ते में इलाज के दरमियान उनका मौत हो गया। टहलने निकले थे, कोई बुलाया था इनको? न टहलने निकले थे, पंकज सिंह के दरवाजे पर बैठ के चाय पी रहे थे। तो बुलाया संख्या में था अपराधी करीब 6-7-8 संख्या में था। सबके पास हथियार था? लगभग हथियार सबके पास था। हथियार तो इनके पास भी था, क्या पकड़ कर लिया था? क्या किया? संजोग से आज इनके पास हथियार नहीं था, इसे ही टहलने चले गए थे सुबह में, इसी कारण घटना हुआ। किनको नामजद किए हैं बताइए? नाम एफआईआर में है, वो आपको सामने दे देंगे, देख लीजिएगा। क्या नाम है? मेरा नाम सुमनपुर में भी इनके घर पर घटना इस तरह से हुआ था 2010 में, नक्सली घटना, जिस समय 5 आदमी का हत्या किया गया था इनके घर पे। पिताजी, छोटा भाई, चाचा, 2 नौकर, घर जला दिया गया था, कुछ नहीं बचा था। उसके बाद से लगातार साजिश करके ही, राजनीतिक साजिश के तहत लगातार पूरे जिला के लोग, उस तरह के जो भी है, सब उन पर लगे हुए थे। घटना का आने में घटना का अंजाम हुआ। क्या आप लोग मांग करते हैं इस तरह का जो बर्बरता घटना हुई? बार बार करीब डीएम साहब को हाल फिलहाल में आवेदन दिया गया था, गार्ड के लिए नहीं सुना जाता है उनके बात को, और घटना लगातार हुआ है, देख ही रहे हैं। 2010 में हुआ था, 2010 के बाद फिर आज घर पर घटना हुआ। उसके बीच में कई एक बार घर पर हमला हुआ, लेकिन बाल बचते थे, लेकिन आज सामूहिक रूप से उनकी हत्या हो गई। सुबह 6 बजे की घटना? जी, तकरीबन 6 बजे की घटना। सुबह के टाइम था, लमसम 6 बजे का टाइम था। तो मेरे भाई सुबोध कुमार यादव टहलने गए थे, पंकज सिंह के दरवाजे पर गए हुए थे। तो उसका बाद हम भी पीछे से टहलते गए हुए थे। उतने देर में मोटरसाइकिल से 4-5 की संख्या में आया है, 2 मोटरसाइकिल से उसका अनाधून गोली चलाने लगे हैं मेरे भाई पर, पंकज सिंह के दरवाजे पर। उसमें कुछ लोग को हम पहचान रहे हैं। किनको आपने नामजद किया है? हाँ, उतना मेरे पास अभी कुछ अथी हम पहचान रहे हैं। 1-2 आदमी का नाम बताइए ना। नाम एफआईआर में दर्ज कर दिए हुए हैं। अभी मेरा कुछ मार्क दूसरे टाइप है। ये किसी का ये ऐसा पता चल रहा है कि बचत की लड़ाई में सुपारी पकड़ पे पैसा वैसा भी देखा? हाँ, टेंडर दिया था मारने के लिए मेरे भाई के, कुछ दिन पहले मालूम था हमको। सिर्फ भाई को तो किनके द्वारा दिया गया? हमको तो कुछ दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बता पा रहे हैं, बाद में बताएंगे। ठीक, अच्छा, उन्हीं के द्वारा? हाँ, मेरे भाई के बाकी पहचान रहे हैं। मेरे भाई के मारा है गोली, सबको हम पहचान रहे हैं। गोली मारा है? 4-5 गोली मारा हुआ है। पंकज सिंह से भी कोई आप लोग को दुश्मनी? ना, कोई दुश्मनी नहीं है पंकज सिंह से हमको। हथियार वगैरह भी रखते थे पहले पंकज सिंह? नहीं, आपके भाई जो रखते थे? हाँ, रखते थे मेरा भाई। गार्ड वगैरह था क्या उनको? ना, गार्ड नहीं था, लाइसेंसी हथियार था। हथियार लेके नहीं गए? क्या मांग कर रहे हैं? मैं मांग कर रहा हूँ, हमको गार्ड मिलना चाहिए, हथियार का लाइसेंस मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए। मेरे परिवार में पहले 5 घटना हुआ था, उसमें मुदाले विनय सिंह है। हाँ, वहाँ जो घटना किया था उसमें उस समय भी सुरक्षा नहीं मिला हमको। वहाँ पर यादव लोग के बेटा जो भी उघरता है उसको हत्या किया जाता है शिवहर जिला में। शिवहर जो क्षेत्र है ना, आज़ाद हिंद फौज पहले एमसीसी के नाम से विख्यात था। अभी तत्कालीन परिस्थिति में आज़ाद हिंद फौज का अच्छा संगठन है, संरक्षण भी है। इसमें कहीं बहस का विषय नहीं है कि अपराध बढ़ा है, खराब बढ़ा है। जो ये घटना घटी है, आपसी दुश्मनी तो मुख्य ही है, लेकिन उभरते हुए थे, निर्भीक आदमी थे, और तीसरी बार लगातार मुखिया हुए। तो जो आतंकवादी, आतंक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी जान के पीछे, इनकी हत्या करने के लिए वर्षों से पीछे पड़े हुए थे। इसमें प्रशासन की विफलता है। क्या कुछ मांग करेंगे? बिल्कुल अपराधी की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। अगर 1 हफ्ता में गिरफ्तारी नहीं होती है
तो इसको हम आंदोलन का रूप देंगे हम लोग। शिवहर पुलिस प्रशासन से लिखित 4 बार आवेदन मुखिया जी अपने हाथ से स्वयं दिए थे बॉडीगार्ड के लिए कंटिन्यू, जब से इनके पास 2010 में मर्डर हुआ था इनके परिवार में, चाचा, भाई, पापा और 2 नौकर, पूरा घर जला दिया गया था। उसके बाद लगभग हर एक साल 1-2 बार इनके ऊपर अपराध मतलब जान से मारने के लिए हमेशा कोशिश करते थे। हमेशा प्रशासन जब वो ऐसा घटना होता था प्रशासन को सूचना देते थे वो बॉडीगार्ड चाहिए। बार बार कितना बार लिखित आवेदन या साथ ही जाके मतलब हर एक तरीका से, लेकिन प्रशासन वहाँ नोटिस नहीं ले रहे थे। पॉलिटिक्स रंजिश हो चाहे जो भी हो, कभी नहीं लिए। आज से 10 दिन पहले भी वो गए थे वहाँ प्रशासन, जो वहाँ के एसपी है उनसे लिखित आवेदन मांगे थे। हो जाएगा यह आश्वासन देते देते आज तक टलते रहा, जिसके कारण आज उनको हत्या हो गया है। नीतीश कुमार के शासन में आप देखे होइएगा कि पितरपक्ष का मेला का उद्घाटन करने गए थे सुशील कुमार मोदी, तो उन्होंने क्या बोला था कि 15 दिन तक अपराधी जो है अपराध करना बंद कर दे, मेरा आग्रह है। तो जिस सल्तनत में अपराधी से आग्रह किया जाता है उस सल्तनत में आदमी सुरक्षित रहेगा। सरेआम कोई ऐसा दिन है जहां अपहरण, हत्या, बलात्कार नहीं हो रहा है। अभी जो ये निर्मम हत्या हुई है, ये जनप्रतिनिधि थे वहाँ, हमको लगता है कि दूसरी या तीसरी बार थे यहाँ, तीसरी बार वहाँ जनप्रतिनिधि थे, सम्मानित व्यक्ति थे वहाँ, और उसका सुबह ही निर्मम हत्या हो गया। अपराधी बेखौफ है, नीतीश कुमार के शासन में अपराधी बेलगाम हो गया हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मुर्गा दुकान में काम करने वाले स्टाफ रोहित को गोली मारने वाले शूटर को गिरफ्तार करने के साथ ही पूरे मामले का उपभेदन कर दिया है। 3 बजे भोरवा में हुआ है, मेरे साथ 3-4 बार तो गलत किया। जब अरे घर जा रही थी वो, मायके बगल में ही मायके है, उसी दौरान उसने अकेला पाकर रेप किया। मुजफ्फरपुर में पत्नी से दुष्कर्म, बदला उसका पति खून से लेना चाहता था। पत्नी की आबरू लूटने वाले हवस के पुजारी को पति ने मौत के घाट उतारने की पूरी साजिश रच डाली थी, लेकिन वह बच गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दुष्कर्म पीड़िता के पति ने खुद अपने गुनाह की सारी परतें खोल दी है। आज आपको हम उस खौफनाक रात कबूलनामा सुनाने जा रहे हैं जिसने घटना के बाद से ही लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि आखिर में एक मुर्गा काटने वाले युवक को अपराधियों ने क्यों गोली मारी है। दरअसल 9 जून 2022 की देर रात्रि काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला रोड में संतोष कुमार के मुर्गा दुकान में काम करने वाले स्टाफ रोहित को बुलेट सवार अपराधियों द्वारा गोली मार दी जाती है। गोली लगने से रोहित सड़क पे गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, उसका इलाज हुआ और वह बच गया। पुलिस की कई विंग इस गोलीबारी कांड का खुलासा करने के लिए सर्विस लांस से लेकर टेक्निकल टीम का सहारा लिया था। पुलिस की तफ्तीश में जो निकलकर सामने आया वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल मुर्गा शॉप का स्टाफ रोहित के दुकान के ठीक सामने एक महिला रो रही थी क्योंकि उसके पति ने उसके साथ मारपीट किया था। बेबस महिला को देख रोहित ने उसे अपने पास बुलाया और चाकू के बल पे उसके साथ 3 बार दुष्कर्म किया। घटना की कल होकर पीड़ित महिला ने पूरी आपबीती अपने पति को सुनाई। पति ने जैसे ही अपनी पत्नी की पूरी बात सुन ली, वह आग बबूला हो गया और उस दिन ही पति ने ठान लिया कि वो रोहित को नहीं छोड़ेगा। फिर क्या था, महिला का पति उसी दिन से रोहित की रेकी करना शुरू कर दिया और एक दिन मौका मिलते ही आमगोला में रोहित को गोली मार दी। सर मेरे हस्बैंड बहुत मारे थे, जिसके वजह से हम मंदिर पर बैठे हुए थे। वो लड़का बोला कि चलो तुम यहाँ जगह ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, सो वहाँ पर तुम सो जाना, हम अपने घर चल जाएंगे। वहाँ पर हम सो गए। बाद में लड़का कहीं से तुम्हारे मम्मी पापा को पहचानते हैं, बहन को भी हम पहचानते हैं। हाँ, उसका नाम हम नहीं जानते, उसको उससे पहले हम कभी नहीं देखे सर। हाँ, वही मुर्गा वाला, उसका नाम हम नहीं जानते हैं लेकिन मुर्गा वाला है, इतना हम उसको देखे। वहीं पर वो हमको ले गया था, इसलिए वहाँ पर हमसे 2-3 बजे भोरवा में हुआ है। मेरे साथ 3-4 बार तो गलत किया। जब हम नहीं करने लगे तो मुर्गा काटने वाला जो होता है गरासी बोला कि नहीं करेगी तो इससे हम तुमको काट देंगे। सर तुमको जो है हम रात भर यहाँ रखे हैं, तुम रात भर सोई है, हम रात भर तुम्हारे चलते जगे हैं, तुमको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर 5-5:30 बजे मेरे मम्मी के गेट तड़का के छोड़ दिया। गलत किया? हाँ, अच्छा 3-4 बार सर किया। पति को कब बताएं जाके?
पति के तो सर 4-5 दिन के बाद ही बात मालूम है। 4-5 दिन तो हम आए तो मेरा बहुत तबीयत खराब था, मम्मी के यहाँ थे, इलाज बात हुआ तब जाके ठीक हुए। तो जब पति आया 4-5 दिन के बाद तब मालूम हुआ। तो पति क्या प्लान बनाया? पति प्लान के बारे में हमको कुछ नहीं बताया। गोली मार दिया। हम ये भी बात हमको आज ही मालूम चला है कि गोली मार दी, ना तो ये भी हमको नहीं मालूम था। पेपर अखबार टीवी में नहीं पढ़ी थे? पेपर मेरे यहाँ भी सर नहीं आता है, मेरे यहाँ टीवी नहीं है, जो टीवी है पेन ड्राइव से सर। तो अब इंसाफ चाहिए आपको? एकदम सर, हम उस दिन भी आके अपने मम्मी के बोले थे, लेकिन घर सब इज्जत के चलते जो है मेरा बात का कोई विश्वास नहीं किया। लड़का को जेल भेजना चाहते हैं? जी बताइए। इंसाफ चाहते हैं। इधर डे न्यूज संवाददाता आमिर ने पीड़ित महिला के पति एवं शूटर सोहन से बात की है। हम आपको सुनाते हैं सोहन का कबूलनामा कि कैसे उसने पिस्टल खरीदकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। क्यों मारे थे भाई गोली? क्या हुआ था? क्यों आखिर में एग्रेसिव हुए गोली मार दिए थे? मेरी पत्नी के साथ रेप हुआ था। कौन किया है? नाम नहीं जानकारी है मुझे। वो ओरियन क्लब मुर्गा की दुकान में उसके साथ ज़बरदस्ती रेप हुआ था। जी। पत्नी क्या बोली जाकर? मुझे 5 दिन के बाद जब मेरे साथ रहने से इनकार कर गई तब मैंने पूछा, तब उसने बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है। आपके रहने से क्या फ़ायदा है कि मेरे साथ रेप हो गया? अच्छा। आपके साथ मैं नहीं रहना चाहते हूँ। जी। पत्नी क्या बताई, कैसे वो घर से बाहर निकली थी, कहाँ गई थी? मुर्गा दुकान में गई थी, पूरी बात? अरे घर जा रही थी, वो मायके है, बगल में ही मायके है। उसी दौरान उसने अकेला पाकर रेप किया। अच्छा जी। तो उसी में गुस्सा था आपको? गुस्सा तो था ही। फिर कैसे प्लान किए, क्या किए? प्लान क्या किए, हमें अपने आप में शर्म लग रहा था, घृणा हो रहा था, जिसके कारण हमको जीने का खुद नहीं मन कर रहा था। मुझे हमको खुद लगा था कि मर जाएं। तो आप सोच लिए थे कि उसका हत्या कर देना मुर्गा वाले का? हाँ। क्या सोचे थे बताइए? सोच लिए थे कि उसको मार देंगे। उस दिन कैसे प्लान किए थे? पिस्टल वगैरह कहाँ से लाए थे? बेगूसराय से। कितना में खरीदे थे पिस्टल? 40,000 में। और बुलेट? दोस्त से मांग के लाए थे। अच्छा, कितना गोली फायर किए थे? 2 फायर किए थे। 2 फायर किए थे। तो मार देने की साजिश थी? जी। गलती से बच गया? जी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं अब आप? क्या चाहते हैं? हम निर्दोष हैं, मेरे साथ गलत हुआ है जिसके कारण मैं गलत किया हूँ। मुझे पत्नी के साथ गलत किया कि इस कारण से आप गोली मारे हैं? जी। अच्छा, तो आपको पता था कि पुलिस आपको पकड़ लेगी? पता तो था ही कि आज न कल हम पकड़ाएंगे जब गलत करेंगे तो। पकड़ा गए आप? जी। अब जेल जा रहे, अफसोस है घटना किए हैं जो? अफसोस तो है ही। इधर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए घटना में यूज किए गए बुलेट मोटरसाइकिल और पिस्टल भी बरामद कर लिया। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि दुष्कर्म किए जाने के बाद सोहन ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी सोहन को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डीएसपी का कहना है कि इस मामले में रोहित के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत दिनांक 9/6/22 को एक व्यक्ति की गोली मारकर उसकी हत्या कारित करने का प्रयास किया गया था। इस मामले का अग्रतर अनुसंधान जब तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर किया गया तो जो तथ्य सामने आए वो कुछ इस प्रकार थे। ये जो व्यक्ति जो आरोपी हैं, इनका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद इनकी पत्नी रूठ कर अपने घर से निकल गई थी और इसी क्रम में रात्रि में जिस व्यक्ति को गोली मारी गई थी उस व्यक्ति के द्वारा आरोपी की पत्नी के साथ रेप किया गया, ऐसा आरोपी का दावा है। इस घटना के बाद बदले की भावना से प्रेरित होकर आरोपी के द्वारा पिस्टल खरीदा गया और फिर उसी पिस्टल से दिनांक 9/6/22 की रात्रि को 11 बजे रोहित कुमार जो कि मुर्गा दुकान में स्टाफ है उसको 2 गोलियां मारी गई जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। करने के बाद कहाँ भाग गया था, कहाँ छुपा हुआ था, क्या कुछ पता? जो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स अभी फिलहाल हमारे सामने आए हैं वो यही कि ये घटना आमगोला की है। बदले की भावना से प्रेरित होकर ये घटना कारित की गई है और इसने जो पिस्टल है वो बेगूसराय से, जैसा कि ये बता रहा है कि इसने जो पिस्टल है बेगूसराय से 40,000 रुपये में खरीदी थी और उसके बाद एक सटीक षड्यंत्र के तहत इसने उस व्यक्ति की हत्या कारित करने का प्रयास किया। इस हत्या को कारित करने के क्रम में इसके द्वारा जो प्रयुक्त पिस्टल है, कारतूस है और हत्या के जो घटना कारित करने के क्रम में जिस गाड़ी बुलेट का प्रयोग किया गया था वो सारी चीज़ें पुलिस ने जब्त कर ली। जो महिला के साथ दुष्कर्म हुआ सर, उसके भी आरोपी पर कार्रवाई होगी? डेफिनेटली हम लोग उस मामले में भी जो विधिक प्रक्रिया होगी, जो सुसंगत विधिक प्रक्रिया होगी उसको फॉलो करेंगे। अपराधी जो पकड़ा गया है, जो आरोपी
जी। ये हथियार वगैरह जो इसके बरामद हुई है, पहले भी इसका कुछ रिकॉर्ड वगैरह है क्या? अब तक हम लोग के पास अब तक इसका कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसको खंगाल रहे हैं कि इसका क्या आपराधिक इतिहास है या नहीं है, उसको भी हम लोग डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की विभिन्न समस्याओं एवं ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स वसूली के विरोध में जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल ने सोमवार से समाहरणालय में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। आनंद पटेल ने कहा कि सुविधा के नाम पर शहर में कुछ भी नहीं है, हर तरफ सड़क और नाला खोद कर छोड़ दिया गया है। हृदय स्थित मोती झील तिलक मैदान रोड के दुकानदारों का रोजी रोटी लगभग 3 महीने से चौपट है। दुकानें बंद करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऊपर से नगर निगम जबरन ट्रेड लाइसेंस और यूजर टैक्स वसूल रही है। टैक्स नहीं देने वाली दुकानों को सील किया जा रहा है। नगर निगम तानाशाही रवैये अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि जब तक ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स और पानी टैक्स कैंसिल नहीं किया जाता है, तब तक अनशन जारी रहेगा। आनंद भाई बंद करो, नगर निगम तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नगर निगम नगर एक्ट हाय हाय, शहर के दुकानदार पूरे शहर टैक्स देना बंद करो। आज मजबूर होकर के अनशन पर बैठना पड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को पहले ही पत्र दे दिया था कि ये जो ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से नगर निगम के द्वारा जो दुकानदारों पर जुल्म अत्याचार जो है किया जा रहा है, जो दुकानदारों को मतलब दुकान को सील किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत नीति है। ये लोकतंत्र पर एक हमला है। लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं प्रशासन के द्वारा किया गया। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 9 जून को मुजफ्फरपुर बंद हम लोगों ने बुलाया था और मुजफ्फरपुर के दुकानदार भाइयों ने सहयोग दे करके और उस बंद को सफल किया था। और बंद के बावजूद यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं या यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं, वो जो आंदोलनकारी है उनसे बुला करके ना वार्ता किए हैं और नहीं वो दुकानदारों पर जो शोषण कर रहे हैं वो जो है मतलब कम किए हैं। इनको अभी भी जो है वो दे ही रहे हैं नोटिस, और अभी भी धमकी दे रहे हैं कि हम सील कर देंगे अगर आप जो है टैक्स नहीं देंगे तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रेड लाइसेंस है ये तेहरी कर है। एक तो जो है जीएसटी में लोग पैसा एक नागरिक भुगतान कर रहा है। दूसरा बात है जीएसटी में ये था कि एक नेशन एक टैक्स, तो ये तरह तरह का टैक्स जो है से कि लगा करके ये शोषण का जो शिकार दुकानदार से लेकर के आम आदमी पर जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है से कि हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। और या हम लोग ये संकल्प लेकर के बैठे हैं कि या तो टैक्स वापस जाएगा या जान वापस जाएगा। जान देने के लिए हम लोग आज जो है बैठ गए हैं जिला अधिकारी के नज़दीक कि या तो आप टैक्स को ख़त्म कीजिए और नहीं तो हमारी जान जाएगी। ये इसी के लेकर के बैठे हैं। लेकिन यह छात्र नौजवानों का अंदर से उबाल है कि करोड़ों करोड़ बेरोजगार आज बीटेक का और इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट और पढ़ाई करके आज 5,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है। आज 5,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है। और सेना का भी नौकरी, जो किसान मजदूर गरीब का बेटा जो प्रहरी बन के जो है कि आज ग्लेशियर में जाके पहरा दे रहा है, उसको 15 साल की नौकरी मिलती है, परिवार को चलाते हैं, उसकी भी नौकरी आज छीन ली है। इस आक्रोश से छात्र नौजवान आज सड़क पर उतरे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। और मोदी सरकार का जाना 2024 में तय है। यह इसलिए कि यह किसान विरोधी है, यह छात्र विरोधी है, यह गरीब विरोधी है, यह मजदूर विरोधी है। महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। यह सिर्फ इवेंट कंपनी के द्वारा, यह जो कुछ चंद उद्योगपतियों के कठपुतली बने हुए हैं। अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग करते हुए सोमवार को कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया।
इस योजना को नौजवान विरोधी और देश विरोधी बताते हुए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि अग्निपथ के नाम पर युवाओं और देश की सुरक्षा के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द वापस ले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी को परेशान करके कांग्रेसियों को डराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी भी केंद्र सरकार से नहीं डरेंगे। मौके पर मुकेश त्रिपाठी, विजय कुमार दास, शैलेंद्र सिंह सहित सैकड़ों नेता मौजूद रहे। सरकार इस्तीफा दो, अग्निपथ को वापस लेना होगा, अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 27/4/2022 को हम लोग समाहरणालय के समक्ष सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। अग्निपथ योजना को रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ सत्याग्रह पर है। यह छात्र नौजवानों के साथ केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो लागू की है अग्निपथ योजना, यह एकदम छात्र विरोधी, बेरोजगार विरोधी है। और यह 4 साल की जो नौकरी है, यह ना ग्रेच्युटी मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा, बहुत सारा सब जो दिखा रहे हैं। लेकिन हमको जो लग रहा है कि वह जो ट्रेनिंग के बाद आएंगे तो यह प्लान, मोदी का जो प्लान है, ट्रू प्लान, यह जो है देश में गृह युद्ध का प्लान है। और उसमें यह सेना को चुने जो सेना में कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ, कभी भी कोई माने जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व सरकार थी, हमेशा 15 साल की नौकरी और उसके बाद उनको जो है अपना फैसिलिटी मिलता था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे बैंकिंग में हो, कहीं हो, चाहे पुलिस, बिहार पुलिस हो या सेंट्रल पुलिस, सभी जगह उनको एडजस्ट किया जाता था। यह 4 साल की जो सेना में बहाली, यह छात्र नौजवान बेरोजगारों के पेट में लात मारने का काम है। कहीं न कहीं बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, आगे यह मोदी सरकार का यह प्लान 2 है, यह गृह युद्ध की ओर हमको लग रहा है कि आने वाला समय में वो लोग ट्रेनिंग करके आएंगे 47, और वह जो है कि गांव से लेके शहर में उसका मिसयूज करेंगे। और सब जब उनकी नौकरी छूट जाएगी और जो भी उनको अमाउंट ये देने का घोषणा कर रहे हैं, क्या उससे उनके बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई पेट पल जाएगा? यह न्याय संगत बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी यह सीरियसली लेते हुए आज पूरे भारत में इसका जो है विरोध सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में, ब्लॉक के क्वार्टर में, माने प्रखंड के मुख्यालय पे सभी कांग्रेसी जो है सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और इसका जब तक यह वापस नहीं लेंगे, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करते रहेगी। इससे भी ज़्यादा आंदोलन हम लोग करेंगे। एक तरफ वायुसेना ने वायु वीरों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, वहीं सोमवार को अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार यूनिवर्सिटी में जन अधिकार छात्र परिषद ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर अग्निपथ स्कीम को तत्काल वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की है। जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रोशन कुमार के आह्वान पर अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर 27 जून को बिहार विश्वविद्यालय को बंद कराया गया। जाप नेता सुल्तान अली और डॉक्टर नीतीश कुमार का कहना है कि आज बिहार विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सोमवार को तालाबंदी करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके तहत बिहार विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया गया। अगर इस योजना को वापस नहीं लिया गया तो जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तालाबंदी को लेकर क्या कुछ कह सकते हैं? आज हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा विश्वविद्यालय तालाबंदी का कार्यक्रम रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अग्निवीर और अग्निपथ योजना को वापस लीजिए। इसमें युवाओं के लिए कोई भलाई का काम नहीं किया गया है। 4 सालों के लिए उनको ऐशो आराम और एक अच्छी ज़िंदगी दिखाकर, आर्मी की फ़ौज की सेना की ज़िंदगी दिखाकर उनसे देश का सेवा करवा के और 4 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा एक अंधकार की ज़िंदगी जीने के लिए और खाई में ढकेल दिया जाएगा कि आप जाइए और दर दर की ठोकर खाइए। जिस बिहार विश्वविद्यालय में आज आप लोगों ने तालाबंदी की है, इसका रिकॉर्ड है कि 5 साल से पहले इसके स्नातक का जो है डिग्री नहीं मिलता है।
22 से 25 साल ये बात तो सही है। शिक्षा, उसके बाद भी तो वो फाइट करते हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि 5 साल क्या 6 से 7 साल अभी बैचलर करने में लग जा रहा है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो। बीटेक को ले लीजिए, बीएड को ले लीजिए, टेक्नोलॉजी से, मेडिकल से, कोर्स का सीधे कहा जाता है कि 4 साल का होगा बैचलर, 4.5 साल का होगा, लेकिन 6 साल 7 साल लग जा रहा है। बिहार के शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है और इसके लिए सरकार से कुछ होने वाली नहीं है। डिग्री लेने के बाद भी तो युवा रोजगार की दौड़ में शामिल होते हैं। क्या करेंगे, जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सेवा तो भावना है ही, सेवा करने के लिए लोग जीते ही हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति को भी देखना है कि एक रोजमर्रे की जिंदगी में कितना कमा रहे हैं, अपने परिवार को किस हिसाब से चलाना, तो रोजगार इसके लिए सबसे पहली पहल है। आगे क्या करेंगे? अगर इतने पे सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनती है, आगे हम लोग पार्टी के निर्देशानुसार इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे, इससे बड़ा कदम उठाएंगे और सरकार को जो रवैया अपनाना होगा वो हमें जेल में चाहे तो जेल में बंद कर दे। हाँ, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि हमारे आंदोलन में किसी भी प्रकार का उग्र कार्य कभी नहीं होगा। आज पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर पूरे विश्वविद्यालय में तालाबंदी का प्रोग्राम किया गया था, इसलिए कि सारे अग्निपथ योजना से पहले 17 साल के बच्चे 17.5 से स्टार्ट करते हैं आर्मी में जाने के लिए, वो 12 साल की उम्र से दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि हम अब तैयार हो जाएं कि 17.5 में जाके आर्मी ज्वाइन करेंगे, लेकिन सरकार ने उन्हें महज 4 साल के लिए कर दिया। हमारा सरकार से सवाल है कि जो पैटर्न पहले था उस पैटर्न को सरकार क्यों बंद करना चाहती है, उस पैटर्न पे क्यों नहीं लेना चाहती है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि सरकार जो अगले साल पैटर्न में फॉर्म भराया, उन बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया, सारा चीज़ हुआ, उन बच्चे के भविष्य को बर्बाद क्यों कर दी सरकार। वो कहाँ के रहेंगे, क्योंकि उनका 23 पुर गया, 24 पुर गया, उनकी लास्ट था, 2 साल से लटका के रखा आप कोरोना में, तो वो बच्चे तो मर गए। 1 लाख छूट तो दिए सरकार ने क्या दिया, 23 तक सर छूट गया। अब बताइए कि जो 23 में आप 21 में रिटायर कर गया, 21 साल की उम्र में, 17.5 में गया, 21 में रिटायर कर गया बच्चा, वो उससे कोई शादी करने जा रहा है, कौन लड़की शादी कर लेगी। हम बताते हैं वैसे इंसान को हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसके बाद 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र रहती है, वो 11 लाख रुपया कितने दिन में खाएगा, क्या कमाएगा। वो जिसको गन चलाना है AK-47 आ जाएगा, वो रोड पर लेके आपसे मांगेगा रंगदारी। आज हम लोगों ने बंद कर दिया संपूर्ण बिहार विश्वविद्यालय को, हम लोगों ने ताला मार दिया और सरकार से कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर में आप नहीं करती है तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के द्वारा आदरणीय हमारे पप्पू यादव के निर्देश के अनुसार पूरे बिहार में चाहे अब चक्का जाम हो, चाहे आपको वो हमारे निर्देश पार्टी के अध्यक्ष देंगे उसी। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायु सेना ने अग्निपथ योजना के तहत वायु वीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। इसका पंजीकरण 24 जून से 5 जुलाई तक होगा और आर्मी का भी 1 जुलाई से शुरू होगा। इसको देखते हुए मुजफ्फरपुर के एनसीसी के कैडेटों में काफी उत्साह है, लगातार सुबह शाम ड्रिल कर रहे हैं। उन्होंने भी भारतीय वायु सेना के लिए पंजीकरण करना शुरू कर दिया है और थल सेना में पंजीकरण के लिए भी उत्साहित है। गौरतलब है कि अग्निपथ स्कीम के तहत 17 वर्षों से 21 वर्ष के युवाओं की तीनों सेनाओं में भर्ती की जाएगी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस भर्ती के पहले साल उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी गई है और 23 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। अग्नि वीरों को पहले साल हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 9,000 रुपये की कटौती कर उसे सेवा निधि फंड में डाला जाएगा और सरकार भी 9,000 रुपये अपनी तरफ से इस निधि में जमा करेगी। अग्निवीर बनने के लिए लगातार मेहनत कर रहे एनसीसी के कैडेटों ने बताया कि देश सेवा करने के लिए 4 वर्ष हो या 1 वर्ष, हम हर हाल में करेंगे। एनसीसी के कैडेट ने बताया कि भारत सरकार देश की सुरक्षा के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति अच्छा कदम है। सेना से 4 वर्ष बाद अन्य विभागों में भी सेवा देने के अलावा रिटायरमेंट के दरमियान मिले लगभग 12 लाख रुपए से अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हैं। आज मैंने भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ। ये रहा मेरा प्रमाण पत्र। अमन, मैं इंडियन आर्म फोर्सेस का तैयारी कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने अभी एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई किया जो 24 जून से 5 जुलाई तक है और इसकी भी मैं ज़ोरदार से तैयारी कर रहा हूँ और 1 जुलाई से जो आर्मी की फॉर्म आने वाली है मैं उसको भी अप्लाई करूँगा। ये जो अग्निवीर को लेकर जो 4 साल का जो निकला हुआ है, इसको लेकर आपका क्या मंतव्य है? ये अग्निवीर योजना जो सरकार ने निकाली है ये बहुत ही अच्छी योजना है। आने वाले समय में इसका बहुत ही डिफेंस में फ़ायदा होगा और इसमें जो 4 साल की जो योजना है जिसमें मतलब
जब ज्वाइनिंग अगर हम लोग ले लेते हैं फिजिकल मेडिकल और रिटर्न क्लियर करके, तो उसके बाद 25% जो सरकार ने बताया है कि 25% को जो परमानेंट कर दिया जाएगा, उसमें सबसे पहले हम लोग उसमें आने की कोशिश करेंगे, जी तोड़ मेहनत करके उसमें आने की कोशिश करेंगे। अगर खुदा न खास्ते अगर हम उसमें नहीं आ पाए तो सरकार ने जो अमाउंट दिए है 11.7 लाख, उससे आकर यहाँ पे हम रोज़गार खोलेंगे और यहाँ पे रोज़गार से मतलब सिविलियन को मतलब रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी को कोशिश करेंगे कम करने का। और फौज में जो फौज हो या एयरफोर्स नेवी किसी में भी अगर ज्वाइन करते हैं और उसमें जो डिसिप्लिन और काम करने का तौर तरीका सीखे हैं, उस तौर तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ताकि हमको मतलब जो हम काम करेंगे उससे देख कर ताकि दूसरे भी कुछ सीखें। ये आप तो दूसरे सेवाओं में भी सरकार ने आरक्षण दिया है कि आप प्राइवेट कंपनियां हैं, अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसी, बहुत सारे जगह पे भी जा सकते हैं, पैरामिलिट्री में भी जा सकते हैं। हाँ यस सर, तो पैरामिलिट्री का भी मैं तैयारी करूँगा, और वहाँ से आने के बाद और उसमें अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सर एयरफोर्स का जो फॉर्म जो निकला है 24 जुलाई से, इसका जो है लास्ट डेट है 5 जुलाई। एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसका जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो है लास्ट डेट ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये 24 जुलाई को लिया जाएगा। इसके लिए 20 दिन का समय है, जिसके लिए हम बेहतर से बेहतर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी का भी निकलने वाला और आर्मी का जो है 1 जुलाई से निकलने वाला है, उसके लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो अग्निवीर का जो 4 साल के लिए निकला है, इसको लेकर आप लोग का क्या मंतव्य है? ये 4 साल का निकले या 10 साल का निकले या 1 महीना का निकले, मुझे तो देश सेवा करना है, और देश सेवा करने के लिए 4 साल और 4 महीने कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे देश का सेवा करना है। और मुझे आर्मी हो या एयरफोर्स हो, किसी भी जॉब में जो है मुझे सिर्फ देश का ही सेवा करना है और मुझे वर्दी पहनना है। आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है 4 सालों में, ये आपको पता है? हाँ, ये तो सर पता है मुझे। 4 सालों में सर बेहतर से बेहतर सुविधा सरकार दे रही है, जिसके लिए स्टार्टिंग में जो है 30,000 का जो है एस्टिमेट जो है सरकार ने दिया है, और रिटायर होने पर जो है काफ़ी 11 लाख के आसपास में जो है सरकार जो है सुविधा दे रही है। तो आप इसमें हर हाल में जाना चाह रहे हैं? यस सर, मुझे तो देश सेवा करना है। ओके, अपने सर मैं इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि अभी आवेदन जो आया है अभी एयरफोर्स में 24 जून से 5 जुलाई तक का, और साथ ही आर्मी का भी जो आ रहा है 1 जुलाई से जो आवेदन आएगा, उसके लिए जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं सर हम लोग। ये अग्निवीर को लेकर जो 4 साल का निकला है, उस पर आप लोग का क्या मंतव्य है? सर सबसे पहले तो अग्निवीर जो आया है सर, ये 4 साल का जो स्कीम है वो सर 4 साल का हो या 10 साल का हो, हमें तो सर देश सेवा करना है। देश सेवा के लिए हम लोग सर शुरू से सोचे हुए हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले तो जो परीक्षा लिया जाएगा एयरफोर्स के द्वारा या आर्मी के द्वारा, उसमें रिटर्न क्लियर करके फिजिकल क्लियर करके हम सबसे पहले तो उसमें ज्वाइनिंग लेंगे। ज्वाइनिंग लेने के बाद वहाँ पे बना हुआ है एक सर कि 25% में जो आना है, उसमें सर सबसे पहले सर उसमें घुसने की कोशिश करेंगे हम लोग। और खुदा न खास्ता अगर वहाँ अगर 25% में सेलेक्ट अगर नहीं हुए तो उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से निकल कर के कहीं ना कहीं बाहर में अपना जो सरकार के द्वारा 12 लाख रुपया दिया जा रहा है, उससे अपना कल कारखाना बैठाने की कोशिश करेंगे और उससे लोगों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे बनी कई मकान और दुकानें सरकारी नाले का अतिक्रमण कर बनाया गया है। कहीं कहीं तो नाले का अस्तित्व ही पता नहीं चलता है। इस वजह से नालों की समुचित सफाई नहीं हो पाती है। नतीजन पानी का बहाव रुका रहता है, जो बरसात के दिनों में सड़क पर जलजमाव के रूप में दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ बीबीगंज हाईवे के पश्चिम बेसर स्थान से MLC दिनेश प्रसाद सिंह के घर तक देखने को मिला। कई लोगों ने नाले पर अतिक्रमण कर रखा है। यहां नाला कई लोगों के कैंपस होते हुए बह रहा है। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ई अंजनी कुमार ने डीएम को पत्र लिखकर नाले पर से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी, जिसे लेकर सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के साथ सदर थाना पुलिस ने बुलडोजर चलाकर नालों पर से अतिक्रमण हटाया।
इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने अभियान को कई दफा बाधित करने का भी प्रयास किया, पर प्रशासनिक सख्ती के आगे उनकी एक तक नहीं चली। आपको बता दें कि पूर्व में भी इन लोगों को अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी की गई थी, जिसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अभियान प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों से सख्ती के साथ निपटा गया है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आरसीडी के अनुरोध पर हम लोग रोड नाला का निर्माण करवा रहे हैं। जो इंक्लोजमेंट है उसको हटवा रहे हैं। इसमें 8 और 9 का पानी इसी रास्ते से निकलता है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर? लोग पहले से इनक्लोज किए हुए हैं, उनको थोड़ा खाली करने में दिक्कत हो रहा है। और क्या अतिक्रमणकारियों द्वारा विरोध भी किया गया? हाँ, विरोध किया जा रहा है। प्रशासन लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड के बनघारा गांव की 8 साल की सिरपा हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने के बाद भी यूपीएससी करने का सपना संजोई हुई है। यूकेजी की छात्रा सिरपा को आज तक सरकारी स्तर पर ट्राई साइकिल भी नसीब नहीं हुआ है। पिता प्रतिदिन साइकिल से बेटी को स्कूल पहुंचाते हैं। हिम्मत ऐसी कि वे अपने हाथ और सिर के बल कुछ दूर तक चल भी लेती है। होनहार ऐसी कि अपनी कक्षा में अभी से वह हमेशा अव्वल आती। आज सिरपा से आसपास के बच्चे सीख लेते हैं। सिरपा की दादी फूलबदन देवी ने बताया कि 31 दिसंबर 2018 को 5 साल की सिरपा नर्सरी की क्लास करने स्कूल जा रही थी। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रहे बालू लदे ट्रक ने सिरपा को बुरी तरह रौंद दिया। एक पैर तो घटनास्थल पर ही शरीर से अलग हो गया, दूसरा पैर भी बुरी तरह जख्मी हो गया। डॉक्टरों की काफी मशक्कत के बाद भी उस पैर को नहीं बचाया जा सकता। पटना एम्स में इलाज के बाद उसे भी काट कर हटा दिया गया था। घटना के वक्त पिता शैल कुमार दास माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉब करते थे। सिरपा दोनों पैर गंवाने के बाद स्वस्थ होकर घर लौटी तो वह फिर से स्कूल जाने की जिद पर अड़ गई। बेटी की जिद के आगे पिता को माइक्रो फाइनेंस कंपनी की जॉब छोड़नी पड़ी। अब वह साइकिल पर बेटी को स्कूल ले जाते हैं। सिरपा का नामांकन सरकारी स्कूल में भी है, किंतु सिरपा की मेधा को देखते हुए बनघारे के ही रोजबर्ड पब्लिक स्कूल ने निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। सिरपा वहां रोज पिता की मदद से साइकिल से जाती है। अब वह 8 साल की हो गई है। यूकेजी क्लास की वह तेज तर्रार छात्रा है। सिरपा की पढ़ाई तो नियमित हो गई है, किंतु आर्थिक तंगी के कारण दाल रोटी का संकट आ गया है। बेटी के हट के आगे पिता शैल कुमार दास ने जॉब भी छोड़ दिया है। मां अनीता कुमारी बताती है कि बेटी की सरकारी सहायता के लिए कई बार प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाया, किंतु कोई सुनने वाला नहीं है। उसे एक ट्राई साइकिल की भी मदद नहीं मिली है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से लगे दिव्यांगता शिविर में सिरपा का आवेदन लिया गया है। उसे हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। सिरपा के पिता कहते हैं कि बेटी की पढ़ाई अब बाधित नहीं होने देंगे। जीविका उपार्जन के लिए घर पर ही कारोबार शुरू करेंगे, लेकिन बेटी का सपना जरूर पूरा करेंगे। कलेक्टर बनने का। कैसे बनोगे कलेक्टर? पढ़ लिख कर बनेंगे। पढ़ना अच्छा लगता है? लगता है। आगे और पढ़ना चाहती हो? बनना चाहते हैं। पढ़ लिख कर कलेक्टर बनोगी तो क्या करोगे? देश की सेवा करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। गरीब की मदद किस लिए करोगे ये बताओ। कोई की गरीब की मदद नहीं करता है, इसलिए तुम करोगे? जी अप्लाई किए थे। क्या हुआ? पेंशन तो जो 400 के आता है विकलांग वाला, वो तो आती है। अभी 2-3 महीने से लेकर रुक गया है। सरकार की ओर से कोई मदद मिला? सरकार से तो कोई मदद नहीं मिला। सोनू सूद सर ने बोले हैं पैर के अभी लगाएंगे हम पैर। उनकी ओर से कोई पहल की गई है? कोई आया था मिलने? नहीं, कोई नहीं मिलने आया था। फिर कैसे पता चला कि सोनू सूद पैर लगाएंगे? न्यूज़ वाले थे, आए थे। उनका टीम जो है वो आए थे और हाँ उसके बाद वो बोले कि हम पैर लगाएंगे। करीब 15 दिन पैर लगाने के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन अभी टिकट उकट बोले कि आ जाओ, तभी महामारी चल रहा है तो इसलिए अभी हम लोग नहीं गए हैं। दुर्घटना हुई थी सर, बच्ची थी अभी 4 साल की थी उस समय। सब बच्चा जा रहा था पढ़ने, भी कहा मम्मी हम भी जाएंगे।
चल गया यहाँ से जाते गया, ट्रक आया, इसको मार दिया धक्का, एक पैर कट करके उसी जगह रह गया। एगो पैर बचा हुआ था तो वो हॉस्पिटल जाने के बाद वो भी काट करके हटा दिया जगह। हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर मेडिकल में नहीं इलाज हुआ तो लेके चले गए पटना एम्स में, वहाँ 3 महीना इसको इलाज चला। 3 महीना के बाद लेकर के घरे आए। घरे आने के बाद भी बार बार इसको पैर में घाव हो जाता था। तो कितना बार सर्जरी हुआ है, मुझे नहीं 1 साल लगभग इसका इलाज चला है। उसके बाद जा कर के अब ठीक हुआ है। इसका पापा जब कर रहा था प्राइवेट छोड़ दिया, बच्चे इसका इलाज के चलते छोड़ दिया कि इसको ले जाने में ले आने में परेशानी होता था। अब क्रोध में आ गया कि हम क्या करें, कथी करेंगे इस बच्चा को हम। तो चाहता है कि किसी तरह इसको पढ़ा लिखा करके इसका जीवन बनाए, लेकिन उसके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। जो पैसा था वही बच्चा में लगा दिया। वही थोड़ा मोड़ा खेती है वही करवाता है, वही से बाल बच्चा के अपना पोषण पालन अभी कर रहा है। प्रशासन से कोई मदद मिला है? जी नहीं, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिला। कोई राजनेता से नहीं मिला। जा तब कि प्रशासन से जब मिलता तो जब ट्रक वाला पकड़ाया था तो प्रशासन को पैसा ले करके प्रशासन उसे गाड़ी आज़ाद करवा दिया। ड्राइवर पकड़ाया था तो एसपी डीएसपी आकर के ड्राइवर को छुड़ा करके ले गया, लेकिन इस बच्चा को लिए कुछ नहीं किया। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से मुजफ्फरपुर के मीनापुर बड़ा भारती वार्ड 1 के लगभग 2 दर्जन परिवारों ने अपना आशियाना उजाड़ लिया है। कटाव के भय से ये परिवार दूसरे स्थान पर शरण ले रखा है। गांव के गंगा शहनी, तपेश्वर शहनी और मनोज शहनी सहित कई अन्य लोगों ने इस बात से प्रशासन को अवगत करा दिया है। हालांकि पिछले 1-2 दिन में नदी के जलस्तर में कमी आई है, इसके बावजूद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। घर कट रहा है, घर बनाया उस समय नदी घर से अब दूरी था। इस बार जो है से इस बार सीधे नदी फोड़ कर चलाया, हम लोग का बहुत दिक्कत कर दिया। नदी कटाव भयंकर कटाव है, कटाव में हमारा घर जा रहा है। इस पर सरकार का कोई निगरानी नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। ऐसा मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हमको कोई उपाय नहीं है घर बनाने का कहीं जगह कि हम कहाँ जाए, क्या करें। ये घर बनाया हो गया हमको लगभग 2 साल हो गया था। ये लगभग बुझे कि 100 फीट अलग था। 100 फीट अलग था। हाँ। तो इस बीच में सरकार की तरफ से कोई काम किया गया कि नहीं किया गया? नहीं किया। इस बीच में कहाँ काम हुआ है, काम नहीं हुआ इसमें। नदी के कटाव तो 5 साल से था, लेकिन थोड़ा कटता था, तो इसलिए पिछले साल से ज़्यादा कटाव होने लगा। और ज़्यादा कटाव होने के कारण बहुत ज़्यादा क्षति है। अभी भी धरना गिर रहा है। जो थोड़ा पानी आया था यहाँ से वहाँ कटाव पूरा शुरू हो गया। और जैसे शुरू होने के बाद भी जैसे कि कोई भी अपना अधिकारी लोग क्या इतना बेर कहा गया, लेकिन कोई देखने नहीं आता है। और जैसे कि यहाँ लगभग 20-25 घर जैसे कि पूरा नदी के चपेट में आ चुका है। और हमारा घर बगल में है, हम भी आ सकते हैं इसमें अब चपेट में, क्योंकि अभी भी से कुछ करवा देंगे, कुछ काम करवा देंगे तो आगे जैसे कि गाँव के जनता लोग मच जाएगा तो जनता को बहुत आफत होने वाला है। देखिए आपकी मैं प्रशासन से यही कह रहा हूँ, अधिकारी लोग से यही कह रहा हूँ कि थोड़ा आगे अपना गांव के बचाव कर दे, ये कि यहाँ के जनता कुछ अपना राहत मिल जाए उसको। कोई उपाय नहीं हो रहा है यहाँ पर अभी। इस बार कितने घर लगभग कटने की संभावना है? इस बार इस जगह 20-25 घर कटने का संभावना है। हम की यदि नहीं कराएंगे कुछ तो 20-25 घर यहाँ से बेघर हो जाएंगे। और आगे की समस्या के क्या होगा नहीं होगा कोई ठीक नहीं है। कि 1 साल के अंदर में लगभग 150 फीट जैसे काट के आया, और जैसे कि यहाँ से 50 फीट जैसे बचा हुआ है, तो कौन गारंटी है कि 50 फीट बच जाएगा? वो भी जा सकता है। मुजफ्फरपुर शिव सेवा समिति की ओर से सोमवार को छोटी कल्याणी चौक के एक विवाह भवन में आयोजित बैठक में कुटनी के चंद्रहट्टी NH 77 पर 13वें निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने बैठक में उपस्थित लोगों से शिविर को लेकर विचार विमर्श किया। सभी ने इस पर सहमति जताई। मुकेश पटेल ने कहा कि पहलेजा से जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम आने वाले कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। शिविर में कांवरियों की सेवा के लिए चाय, बिस्कुट, नाश्ता, डॉक्टर और दवा की सुविधा उपलब्ध रहेगा। मौके पर अनिल कुमार, सत्येंद्र शरण, प्रमोद, रविंदर सहित समिति के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। आज की बैठक
द्वितीय बैठक के बाद हमने आपके माध्यम से सबको बता दिया था कि हमारी फिर तीसरी बहुत जल्द ही बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि अब समय निकलता जा रहा है और हमारा जो सेवा का समय जो है वो काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज की फिर से मीटिंग रखी गई है, ताकि इसमें कार्यकारी कमेटी का गठन किया जा सके। आगे हमारे शिव भक्तों की सेवा किस प्रकार से करनी है उस पर विचार विमर्श करके उस पर अमल किया जाए, ताकि शिव भक्तों की अच्छी से अच्छी सेवा हम लोग कर सके, दे सके। आज का बैठक यहाँ ले गया हुआ है, सभी सदस्यों को अपने अपने कार्य की जिम्मेदारी दी गई है और हम लोग हर साल की तरह इस साल भी शिव सेवा समिति ग्राम चंदहट्टी कुढ़नी के पास हम लोग शिविर लगा रहे हैं, जिसमें सेवाएं रहेगी भंडारा, चाय, बिस्किट, चिकित्सा एवं रविवार को डाक कांवड़ियों की सेवा के लिए गर्म दूध, चाय, पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी हमारे सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। कितने सालों से लग रहा है ये शिविर? विगत 13 सालों से लगाई जा रही है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज, हिम्मत पट्टी, मुटमाला चौक से दर्जनों की संख्या में महिला पुरुषों ने प्रतिरोध मार्च निकालकर प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया। कुछ सप्ताह पहले इलाके के किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस के इस रवैये से पीड़ित परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। लोगों में काफी आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय मुल्ला अंसारी ने कहा कि पुलिस बचे हुए बलात्कारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, अन्यथा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। को अविलंब गिरफ्तार करो। इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस सामंत गुंडा गठजोड़ मुर्दाबाद। पुलिस गुंडा गठजोड़ मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। बचे हुए अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करो। साहिबगंज थाना कांड संख्या 232-22 के अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करो। इसका मुख्य उद्देश्य है पीड़िता को न्याय दिलाना, मुआवजा दिलाना, उसकी सुरक्षा करना, और जो पुलिस ने अपना जो रवैया मैंने अख्तियार किया है, 4 अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, उसे अविलंब गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से उसके कथित प्रेमी ने पहले झूठी शादी रचाई, फिर उसके साथ सेक्स किया, फिर परिवार वालों के दबाव का हवाला देकर छोड़ दिया। पीड़िता न्याय व कार्रवाई के लिए अब चक्कर काट रही है। सकरा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें गोविंद सोनी नाम के युवक को आरोपी बनाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वह और आरोपी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। करीब 4 महीने पहले वह युवक के संपर्क में आई थी। इस बीच कंपनी द्वारा एक ट्रिप आयोजित की गई। कंपनी से करीब 25 युवक युवती दे लिए गए थे। वहां होटल में रहने का प्रबंध था। युवक वहां पर युवती के काफी करीब आया, फिर उससे प्यार का झूठा नाटक किया। कहा कि उसके साथ जिंदगी जीना चाहता है, हमेशा साथ निभाएगा। युवती उसके झांसे में आ गई, फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना। इसके बाद दोनों वापस कंपनी आ गए। फिर युवक पर उसने शादी करने का दबाव बनाया। आरोपी ने सकरा इलाके के एक मंदिर में शादी रचा ली, फिर कहा कि अब कोर्ट मैरिज और तुम्हारे महजब के रीति रिवाज से शादी भी करेंगे। इस तरह करीब 3 महीने तक उसका यौन शोषण करता रहा। इस बीच युवती ने उसे काम के सिलसिले में 17,000 रुपए भी दिए। इधर आकर आरोपी पर जब उसने अपने साथ रखने का दबाव बनाया तो वह मुकर गया। परिवार वालों के दबाव का हवाला देकर टाल मटोल करने लगा। युवती को लग गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने कर्ज दिया, पैसा वापस मांगा। आरोपी ने 11,000 रुपए वापस कर दिए, लेकिन 6,000 रुपए देने में आनाकानी करने लगा। युवती ने गांव के सरपंच को यह बातें बताई और शादी कर युवक के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उसका आरोप है कि सरपंच ने भी उसका साथ नहीं दिया, उसे ही भला बुरा कहने लगे। यह सुनकर वो काफी दुखी हुई। सरपंच के माध्यम से उसे बकाये रुपए भी लौटा दिया गया। अब उसने खुद के न्याय के लिए कदम उठाया है, थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। जी, लगभग कितने दिनों से शारीरिक संबंध बनाया आपके साथ? 3 महीने से। 3 महीने से शारीरिक संबंध बनाया। आप दोनों यहाँ से फरार हो गए थे क्या? नहीं, हाँ, 10 दिन के लिए हम लोग दिल्ली का हम लोग का ट्रिप मिला हुआ था। कंपनी में काम कर रहे थे, तो 26-27 लोग हम लोग गए थे वहाँ हम लोग साथ में सारा पूरा फैमिली के जैसा एक साथ में हम लोग रहे थे वहाँ। अच्छा, क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम है गोविंद सोनी। अच्छा, आपको जब इस धोखाधड़ी किया गया तो इसका शिकायत आपने कहाँ किया? हम शिकायत अपने पंचायत में अपने गांव में किए थे। दीदी लोग को कुछ बताए थे, भैया लोग को भी कुछ बताए थे, रिकॉर्डिंग भी सुनाए थे सबको हम। और इस मतलब एक लड़का भी है मेरे गांव में, वो भी मुझे काफी धमकी उनकी दिया। उसके वजह से इतना विवाद हुआ।
और अच्छा। किसी के वजह से नहीं भी, वो उसने मुझे बोला कि तुमको भी मार देंगे, उस लड़कों को भी मार देंगे। तो वहाँ जो आपने शादी किया हिंदू रीति रिवाज में या मुस्लिम रीति रिवाज उसने में? हिंदू रीति रिवाज से किया और बोला मुस्लिम रिवाज से भी करेंगे और कोर्ट से भी करेंगे, तीनों रिवाज से करेंगे शादी हम। ये बताइए, जब इसकी शिकायत करने के लिए जब वहाँ का स्थानीय सरपंच, किन सरपंचों के पास आप गए थे इस चीज को न्याय के लिए? रोहित सिंह को हमने कॉल करके बताया कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो बोला मिलेगा इंसाफ। इंसाफ की जगह पे आज हम गए, कुछ सरपंच लोग भी पूसा से आए थे, सरपंच थे, 2 लोग थे, हम ज्यादा आदमी को लेकर नहीं गए थे। अच्छा। मुझे वहाँ पे पोला पसला के मुझे बुलाया गया कि आप आइए, आपका पैसा, क्योंकि उसकी बहन के शादी में हमने पैसा दिया था। अच्छा। तो वो पैसा के मामले में मुझे बुलाया, हमने वहाँ पे गया, पैसा बात को मुझसे 2 लफ्ज पूछा, हमने देखा कि मैटर गड़बड़ होने वाला है, हमने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने दिया, ना किए, हम अपने लोगों को उठाए और बोले चलिए हम आगे समझ लेंगे, हम इतना बोल के वहाँ से हम चले आए। हम उनको बोले थे कि कानून में नहीं, हिंदू मुस्लिम में नहीं है, किसी से प्यार कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, हमने इतना बात बोला। और वो सरपंच जो है मुझे डांटने लगा और बोला कि तुम मतलब कि बदचलन भी मुझे उसने बोला। अच्छा, ऐसा। मुजफ्फरपुर में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। बेखौफ चोरों ने रविवार की रात मिठनपुरा थाना इलाके के BMP 6 स्थित एक मकान को निशाना बनाते हुए जेवरात समेत 6 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना के संबंध में गृह स्वामी शिवजी महतो की पत्नी गायत्री देवी ने बताया कि वह सब परिवार घर में ही सोए हुए थे। छत के रास्ते से आए चोरों ने उनकी बहू के कमरे में रखी अलमारी को तोड़कर 40,000 कैश समेत लगभग 6 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची मिठनपुरा पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गायत्री देवी ने बताया कि घर के पीछे इस स्मैकरो का जमावड़ा रहता है, उसी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रात में हुआ, सीढ़ी से उतर के सामान चोरी लेके गहना चल गया। अच्छा। हम लोग नहीं देख पाए, बहू सुबह में गई तो देखी है कि गहना चोरी हो गया है। आप कौन रूम में थे? हम ये रूम में थे। पता नहीं चला? पता कैसे चलते? क्या क्या ले गया, कितना नुकसान? ना बोलनी है, बताओ नहीं, सामान से बताओ ना। क्या क्या? टीका है, नथिया है, हार है, मंगलसूत्र है, सिकड़ी है, औंठी है, पायल है, डणकस है, बिछिया है, 2 जोड़ा कान में का है, पोती के 10 गो बाला है, 2 गो दुर्गा जी है, 2 गो जोड़ा पायल है। सब पर हाथ साफ कर दिया? हाँ, सब पर। औंठी है। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग, कितने का होगा सोना? 4 से 5 लाख के सामान है। अच्छा, ये जो है कोई स्माइकर वगैरह भी रहता है क्या घर के पीछे आपके? ना, हमारा घर के पीछे स्माइकर ओन्ने बंसवारी तरफ रह सन, हमारा ओन्ने बंसवारी तरफ। हाल में बेटा का शादी हुआ है? हाँ। कितना दिन पर? पहले इति में 21 में फरवरी में। 21? हाँ, 21 सालों लेके 21 फरवरियों के। आप लोगों को पता नहीं चला कि घर में चोरी हो रहा है? नहीं जी, नहीं पता चला। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है
क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।